हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड हमारी करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में अगले लेक्चर में आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो है हम पढ़ेंगे डिफेंस का टॉपिक। और बिफोर आई बिगिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट है आपको इस लेक्चर में या प्रीवियस किसी लेक्चर्स में तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि जुलाई के सारे करंट अफेयर्स जो हैं हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आईएनएस तमल। तो आईएनएस तमल बेसिकली क्या चीज है? तो आईएनएस तमल में आईएनएस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप। तो आईएनएस तमल एक गाइडेड मिसाइल जो फ्रिगेट है। ठीक है। और ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का काम क्या होता है? गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो है बेसिकली आपके डिफरेंट डिफरेंट एडवर्सरी एयरक्राफ्ट को, सॉरी, नेवल शिप्स को इंटरसेप्ट करती है। इंटरसेप्ट करने के अलावा ये अटैक करने में भी काफी जो है काम आती है। फॉर एग्जांपल आपके सर्टेन पोर्ट्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वहां पे आप फ्रिगेट्स को यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फ्रिगेट्स जो है वो फास्ट मूविंग वेसल्स होते हैं, इनकी स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एन एयरक्राफ्ट कैरियर और अदर हैवी नेवल वेसल्स। एंड ये रेडार पे कम डिटेक्ट किए जाते हैं क्योंकि इन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनकी स्टेल्थ प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होती है। तो आईएनएस तमल किसने मैन्युफैक्चर किया है? क्या ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर है? नहीं, ये रशिया ने मैन्युफैक्चर किया है। रशिया के यंत्र शिपयार्ड में ये बना था। हमारी कुछ साल पहले रशिया से डील हुई थी जिसमें रशिया हमें 4 फ्रिगेट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करके देगा। उसी एक प्रोजेक्ट के तहत ये लास्ट नेवल वेसल जो है वो इंडिया को डिलीवर किया गया है। और डिलीवर होने के बाद इंडियन नेवी ने इसे इंडिया में इंडक्ट कर लिया है और उस इंडक्शन सेरेमनी को हम कमीशन सेरेमनी कहते हैं। तो इंडिया में फाइनली इसे कमीशनिंग हो गई है। तो अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहला तो इसकी स्पीड जो है वो आप देख सकते हैं कि 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रही है, तो मैं आपको बता दूं कि शिप्स में या मैरीटाइम्स में ज़्यादातर जो वेसल्स होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े साइज के होते हैं और उन्हें बैलेंस रखना होता है, अनलाइक हमारी कार्स जो कि 4 टायर पे बहुत अच्छे से बैलेंस कर जाती हैं, इसलिए इनकी स्पीड ज़्यादा रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो भी 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ब्रैकेट में ही देखने को मिलेंगे। ये इनकी मैक्सिमम स्पीड होती है। जितना बड़ा वेसल उतनी कम उसकी मैक्सिमम स्पीड। इसलिए मैंने कहा कि ये जो फ्रिगेट्स होते हैं ये कंपैरिजन में छोटे साइज के होते हैं, लेकिन इनका साइज इतना भी छोटा नहीं है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 125 मीटर का ये इसका स्पैन है। ठीक है। और क्रूज मिसाइल जो है ये लॉन्च कर सकता है, तो हमने इसे ब्रह्मोस के साथ जो है इनकलकेट किया है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये लॉन्च कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो अभी तक वर्ल्ड की फ्यू सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ब्रह्मोस क्या कर सकती है ये बहुत अच्छे से दुनिया को पता लग गया है। तो एनीवे, अच्छी बात ये है कि ये शायद लास्ट वेसल है नेवी का जो हम फॉरेन मैन्युफैक्चर खरीद के इंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की नेवी ने और इंडिया ने, अगर मैं बात करूं, तो वो कैपेबिलिटीज अचीव कर ली हैं कि हम अपने नेवल वेसल्स खुद डिजाइन करके खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो वी आर बिकमिंग आत्मनिर्भर, जो कि हाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो नेवी है ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड या अंडर टॉक्ड रही है। लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल फोर्स जो है वो नेवी ही है कि अगर हम अपने मैरीटाइम बॉर्डर सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर मुंबई जैसा अटैक जो है वो होना बहुत ज्यादा लाजमी है। ठीक है। सो आईएनएस तमल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज अ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। और फ्रिगेट, कॉर्वेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है ये आप हमारे चैनल पे डिफेंस लेक्चर सीरीज में जाके देख सकते हैं, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो इन्हें वेस्टर्न नेवल कमांड में जो है वो इंडक्ट किया गया है। एंड अगेन इट इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबल। एएसडब्ल्यू मींस एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो यानी अगर सबमरीन से भी इस पे अटैक करने की कोशिश की जाएगी तो ये उनको भी चैलेंज कर सकती है। बट चलिए, नेक्स्ट अप इज डीएसवी निस्तार।
नाउ व्हाट डज़ डीएसवी स्टैंड्स फॉर? आईएनएस का तो हमने देख लिया। अब ये भी इंडियन नेवी में ही कमीशन हुए हैं। अब इंडियन नेवी में हुए हैं तो आईएनएस लगना चाहिए था, बट इसमें डीएसवी लगा है। डीएसवी स्टैंड्स फॉर डाइविंग सपोर्ट वेसल। इनका इसका नाम है निस्तार। ठीक है? अब ये डाइविंग सपोर्ट वेसल होता क्या है? बेसिकली अनफॉर्च्यूनेटली अगर हमारा कोई भी नेवल वेसल किसी एक्सीडेंट से मीट करता है और डैमेज हो जाता है और सिंक कर जाता है, तो उस सिंक डूबे हुए शिप को या नेवल वेसल को या डूबते हुए नेवल वेसल को जो है, बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ये डीएसवीज़ यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है क्रेन का, दिस इज बेसिकली अ क्रेन जिसमें हुक्स होती हैं। ये पानी की तरफ जो है इनको पानी में रिलीज किया जाता है और वो हुक्स अटैच करके हमारे नेवल वेसल के साथ हम इनको सेफली जो है हार्बर तक ले आते हैं। ठीक है? तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड शिप है। क्या इससे पहले हमारे पास नहीं था? इससे पहले भी हमारे पास एक डीएसवी था, लेकिन वो यूएसएसआर ने बनाया था 1969 में और हमने 71 में उसे कमीशन किया था। उसका नाम भी निस्तार था। वो 89 में डीकमीशन कर दिया गया था, यानी रिटायर कर दिया गया था। और नेवी में एक कस्टम है जिसमें जो सेम कैटेगरी के वेसल्स अगर रिटायर हो चुके होते हैं और दोबारा एक नया उसी कैटेगरी का वेसल जो है हम इंडक्ट करते हैं, तो उसका जो नाम होता है वो हम अगले वेसल को दे देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है नेवी का, जिसमें जो उन्होंने आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो ये मैन्युफैक्चर किसने किया है? अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है तो एग्जामिनर आपसे ये चीज़ पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उसने इसे मैन्युफैक्चर किया है। एंड अनलाइक आईएनएस तमल, ये ईस्टर्न नेवल कमांड को जॉइन करेगा। डीएसवी निस्तार जो है वो ईस्टर्न नेवल कमांड को जॉइन करेगा। तो इसके अलावा क्या और कोई डीएसवी नहीं है? तो हम 2 डीएसवीज़ बना रहे हैं। पहला निस्तार है, दूसरा निपुण है। तो निपुण भी बहुत जल्द कंप्लीट इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी और इसे कमीशन कर लिया जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले भी इंडिया के पास एक था, 1969 में यूएसएसआर ने उसे मैन्युफैक्चर किया था और इंडिया 71 में कमीशन हुआ था। एंड देयरआफ्टर अब उस इंडिजिनसली डेवलप करके दोबारा इंडक्ट किया गया है, उसको नाम दिया गया है निस्तार। राइट? चलिए, अब आगे चलते हैं अपाचे चॉपर्स। जब भी बात चॉपर्स की आएगी, चॉपर्स मीन्स हेलीकॉप्टर्स। ठीक है? ये एक मिलिट्री टर्म है चॉपर्स। तो हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स नाम क्या है? AH-64E अपाचे। तो न्यूज़ में क्यों है? इंडियन आर्मी की बोइंग के साथ डील हुई थी। ठीक है? इंडियन आर्मी की बोइंग के साथ एक डील हुई थी, जिसमें उन्होंने 6 वो जो है अपना एयरक्राफ्ट, ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को मैन्युफैक्चर करके देने थे। तो उसमें से 3 जो हैं वो डिलीवर कर दिए गए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025 और इसीलिए ये न्यूज़ में थे। तो 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं इंडियन आर्मी के पास आ चुके हैं। अब अटैक हेलीकॉप्टर्स, अब जब भी मैं हेलीकॉप्टर्स की बात करता हूँ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में आते हैं। एक आते हैं लाइट हेलीकॉप्टर्स, एक आते हैं मीडियम लिफ्ट, एक आते हैं हेवी लिफ्ट। ठीक है? अब जो लाइट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर अटैक में काम आते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो होती है हल्की। उनका वेट कम होता है, इसीलिए उनकी एजिलिटी और उनकी मैन्यूवरेबिलिटी, एजिलिटी मीन्स कि स्पीड एंड एवरीथिंग, और मैन्यूवरेबिलिटी मीन्स कि उनको कितना अच्छे से फ्लाई करके तेज़ टर्न, शार्प बेंड्स लिए जा सकते हैं, वो लाइट हेलीकॉप्टर्स की ज़्यादा होती है। मीडियम लिफ्ट और हेवी लिफ्ट जो हैं ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। मीडियम लिफ्ट में कुछ एयरक्राफ्ट जो होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसीज़ आप अटैक के लिए यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादातर मीडियम लिफ्ट और हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आप मेन और मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी बता दूँ कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, बट कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एक एयर बेस बनाना मुश्किल होता है, जहाँ पे आपको लैंडिंग स्ट्रिप बनानी बहुत मुश्किल होती है, जिसको आप रनवे बोलते हो। तो जैसे हिमालयाज़ के कुछ रीजन हैं, तो वहाँ पे आपको ये मीडियम लिफ्ट और हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जो हैं, वो काम आते हैं, जो इन मेन और मटीरियल यानी सोल्जर्स और जो भी मटीरियल हमें रिसोर्सेज़ अदरवाइज़ रिक्वायर्ड हैं, वो सारा वहाँ तक डिलीवर करके आते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। ठीक है?
तो इंडियन आर्मी को अब फाइनली AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो 3 डिलीवर कर चुके हैं, किए जा चुके हैं बाय बोइंग। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आपको नाम दे के पूछ लिया जाएगा भी किसने मैन्युफैक्चर किया है, आंसर होगा बोइंग। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि बोइंग ने इंडियन आर्मी को क्या कौन से हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो डिलीवर किए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट की कैटेगरी आपको बताएगा, क्योंकि बोइंग इंडियन आर्मी को या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर्स नहीं प्रोवाइड करती, और भी बहुत से जो एयरक्राफ्ट है वो प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, C-130 जे हर्क्यूलीज, सुपर हर्क्यूलीज। तो ये सारे बोइंग जो है ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये बोइंग इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करवाती है, यानी इंडियन आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड करवाती है। तो एग्जामिनर को अगर आपसे क्वेश्चन पूछना है तो एग्जामिनर स्पेसिफिकली आपसे पूछेगा भी कौन सा हेलीकॉप्टर दिया है या कौन सा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिया है। तो आपको नाम, कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर और कंट्री, ये 4 चीजें हमेशा किसी भी वेपन सिस्टम की याद रखनी है। अगर बात मिसाइल की आ जाती है तो मिसाइल में चीजें 2 और जुड़ जाती हैं, एक होती है स्पीड, दूसरी होती है उसकी रेंज। ठीक है? वो मैं आगे आएगा तो मैं आपको बताऊँगा बहुत अच्छे से। तो फिलहाल आप ये चीज़ याद रखिए कि अपाचे एयरक्राफ्ट बोइंग ने मैन्युफैक्चर किए हैं और इंडियन आर्मी को डिलीवर किए हैं, और ये किस तरीके के हेलीकॉप्टर्स हैं? अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ठीक है? अब क्या इंडिया के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं? बिल्कुल हैं। हमने एक इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट है ALH ध्रुव, ठीक है? जो इंडिया ने या HAL ने खुद मैन्युफैक्चर किया है, खुद डिज़ाइन किया है, तो इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड है। इसी का एक अटैक वर्ज़न है जिसको बोलते हैं रुद्रा, और दूसरा इंडिया ने खुद इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया है अटैक हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड। क्या नाम है? प्रचंड। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो है इन सब वेपन सिस्टम्स का जो है मोस्ट लाइकली यूज़ हुआ होगा। तो आप ये याद रखिएगा, ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और उसका अटैक वर्जन रुद्रा, और एक इंडिजिनसली डेवलप्ड यानी अपाचे का काउंटर पार्ट, अपाचे अमेरिकन है, प्रचंड इंडियन है, दोनों सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है? मीडियम लिफ्ट में कौन से आ जाते हैं आप? मीडियम लिफ्ट और हैवी लिफ्ट में आपके मी 17, मी 15, ये सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये आ जाते हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। देन इज MiG-21 फाइटर जेट्स। ये फाइटर जेट्स कभी इंडियन एयरफोर्स की जो है बैकबोन रहे हैं। ठीक है? अब फाइनली 1963 में पहली बार जो है ये एयरक्राफ्ट को 67 में पहली बार एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड किया गया था, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स में बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन्हें इंक्लूड किया गया था, जहां से कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 700 से ज्यादा MiG-21 एयरक्राफ्ट जो हैं हमने यूज किए। अब ये एयरक्राफ्ट किस कैटेगरी का है? ये फाइटर है, ठीक है? जब भी हम इंडियन या डिफेंस की बात करते हैं, सिंपली इंडियन डिफेंस में डिफेंस की बात करते हैं तो उसमें 3 टाइप के एयरक्राफ्ट रहते हैं। एक रहता है फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है? अब वो फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ भी हो सकता है, जेट भी हो सकता है और हेलीकॉप्टर भी होता है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तीसरा होता है चॉपर, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के ही काम आता है, मैन और मटेरियल के। ठीक है? उसके अलावा वो रिकॉनासेंस और अदर जो इम्पोर्टेंट मिशंस होते हैं वो करता है, लेकिन वो अटैक में इतना सपोर्ट नहीं करता। जैसे रिफ्यूलिंग, जो फाइटर्स अटैक कर रहे हैं उनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू हम दे सकते हैं। चॉपर्स जो है मल्टी रोल होते हैं, ये रिकॉनासेंस के साथ साथ अटैक के भी काम आते हैं। फाइटर्स जो है वो डेडिकेटेडली, नाम से ही पता लग रहा है ये है ही लड़ाकू विमान, तो ये सिर्फ और सिर्फ अटैक करने के ही काम आएंगे, इंटरसेप्शन के काम आएंगे। ठीक है? तो फाइनली ये जो MiG-21 था ये रिटायर हो रहा है, चंडीगढ़ के एयरबेस से इन्हें फाइनल रिटायरमेंट दी जाएगी। बहुत साल इन्होंने सर्विस की है, तो इनको रिप्लेस किससे किया जाएगा? इनको रिप्लेस किया जाएगा तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट से। तो तेजस इंडिजिनसली डेवलप्ड है, LCA हम इसे बोलते हैं, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। तो अच्छी बात ये है कि अब धीरे-धीरे इंडिया खुद की वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। तो MiG-21 किस तरीके का था? एज आई टोल्ड यू इट इज अ मल्टी रोल फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। ठीक है? सिंगल इंजन था, इसमें सिंगल सीटर था। तो डबल इंजन वाले भी आते हैं बिल्कुल। सुखोई 30 यानी Su-30 हमारा जो एक एयरक्राफ्ट है जो अभी भी इंडियन एयरफोर्स में वर्किंग है, इंडक्ट हो रखा है और यूज किया जाता है, दैट इज अ डबल इंजन एयरक्राफ्ट।
तो अगर आप इंटरनेट पे जाएँगे और उसकी फ़ोटोग्राफ देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि उसमें 2 एग्ज़ॉस्ट हैं एंड इट इज़ अ डबल इंजन ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट। ये सिंगल इंजन सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट था, ठीक है? अब ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके थे, इनको अपग्रेड किया जा चुका था, इनकी जो लेटेस्ट वर्ज़न थी उसे बाइसन बोलते थे। तो इसके बहुत ज़्यादा जो है एक्सीडेंट्स हो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हो चुके थे। तो इन्हें एक टर्म भी दी गई थी बीच में जिसका नाम था फ्लाइंग कॉफ़िन्स यानी उड़ते ताबूत। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब एक एक बार मिग-21 टेक ऑफ कर गया, तो कोई गारंटी नहीं होती थी कि वो सही सलामत लैंड कर पाएगा। इसीलिए इंडिया के जितने भी बेस्ट पायलट्स होते थे, वही सिर्फ़ और सिर्फ़ वही मिग-21 उड़ाते थे और अगर किसी पायलट को बेस्ट बनाना होता था, तो उसे मिग-21 पे ही ट्रेनिंग दी जाती थी क्योंकि उसे उड़ाना बहुत मुश्किल था। आपको बहुत कम चांस मिलता था, मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो था। एक ही चांस मिलता था लैंड करने का, लैंड कर गए तो वेल एंड गुड नहीं तो फिर दूसरी बार उसको क्रैश ही होना है। इसीलिए इनका नाम होता था फ्लाइंग कॉफिन्स, ठीक है? तो फाइनली ये रिटायर हो रहे हैं इतने साल की सर्विस के बाद और इंडियन एयरफोर्स इनको बाय-बाय कर रही है, ठीक है? चलिए अगला टॉपिक प्रलय मिसाइल। तो प्रलय क्या है? एक टैक्टिकल मिसाइल है। व्हाट इज़ अ टैक्टिकल मिसाइल? देखिए मिसाइल की 2 कैटेगरी होती है, टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक। टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैट अब इनमें डीपली तो नहीं जाऊँगा, आपको कॉमन मैन की टर्म में सिंपल डिफरेंस बताता हूँ। टैक्टिकल होता है शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज कम होती है, ठीक है? स्ट्रैटेजिक होता है लॉन्ग रेंज, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो फिर अगर अब आप देखोगे कि जब बात अटैक करने की आती है तो लॉन्ग रेंज वेपन्स ही ऑटोमैटिकली ज़्यादा सेंस बनाते हैं कि लॉन्ग रेंज है, हमें वही डेवलप करने चाहिए, हम शॉर्ट रेंज क्यों डेवलप कर रहे हैं? तो मैं उसका आंसर आपको यूँ दूँगा कि आप इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पे देख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा ने फ्रेंडली नेबर्स हमारे नहीं हैं, तो हमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम शॉर्ट रेंज की मिसाइल से भी वो काम कर सकते हैं, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल से होगा। तो वही सफेदी वही झाग कम दाम में मिले, तो कोई वो क्यों ले? तो एनीवेज़ तो शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल है। अब किस तरह की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब समझिए सरफेस मीन्स कि ये लैंड से लॉन्च की जाएगी और लैंड पे ही अपने टारगेट को हिट करेगी। एक होती है सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको हम सैम बोलते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल सैम मीन्स कि ये सरफेस से लॉन्च की जाएगी और एयर में कोई भी जहाज को किसी भी तरीके के फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को ये अपना जो है टारगेट बनाएगी और एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। इसे बोलते हैं सैम सरफेस टू एयर मिसाइल और एक होती है एयर टू सरफेस मिसाइल यानी आप इसे प्लेन से या किसी भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च करके सरफेस पे यानी लैंड पे अपने टारगेट को हिट कर सकते हो उसे एएसएम बोलते हैं। तो आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी आप मिसाइल की बात आएगी तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि सैम और एएसएम में क्या फ़र्क होता है और तीसरी कैटेगरी होती है सरफेस टू सरफेस। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लैंड से ही लॉन्च होएगी, लैंड पे ही अटैक करेगी। क्वाज़ी बैलिस्टिक अब जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल एक पैराबोलिक ट्रांजैक्टरी में जाती है और इस पैराबोलिक ट्रांजैक्टरी को वो कुछ इस तरीके से फ़ॉलो करती है कि वो अर्थ का जो एटमॉस्फियर होती है, उससे बाहर चली जाती है। अब उससे बाहर जाने में फ़ायदा क्या होता है कि वो किसी भी रेडार पे डिटेक्ट नहीं हो पाती है। क्योंकि रेडार जो है आयोनोस्फीयर के बाहर उसकी जो रेज़ हैं वो नहीं जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग जब इसे लॉन्च करते हैं तो ये हमारी एयर स्पेस में ही हम कोशिश करते हैं कि हमारी एयर स्पेस में रहते-रहते ये एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाए। उसके बाद फिर हमारा जो टारगेट होता है उसके एयर स्पेस के ऊपर आते ही ये एटमॉस्फेयर में री-एंट्री करती है और हिट कर जाती है। तो बाय द टाइम रेडार इसको डिटेक्ट कर पाएँगे बहुत देर हो चुकी होगी। आपको चंद सेकंड्स मिनट्स नहीं, चंद सेकंड्स ही मिलेंगे बचने के लिए जो कि बहुत कम टाइम होता है। ठीक है? इसीलिए ये पर ये पूरी तरह बाहर नहीं जाएगी इसीलिए इसे क्वाज़ी बैलिस्टिक दिया गया है यानी ये एटमॉस्फेयर की ये जो बाउंड्री है इसके आस-पास रहेगी ये। तो उससे इसकी ऐसा तो नहीं है डिटेक्शन ज़ीरो हो जाएगी, बट इसकी जो डिटेक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी आप नहीं डिटेक्ट कर पाओगे। रेंज कितनी है? 100 टू 150 टू 500 किलोमीटर। स्पीड क्या है? हाइपरसोनिक, भाई साहब हाइपरसोनिक। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक होती है। तो कोई भी मिसाइल अगर साउंड की स्पीड पे चलती है ना?
साउंड की स्पीड पे चलती है तो हम उसको बोलते हैं माक 1, यानी उसकी स्पीड और साउंड की स्पीड बराबर है। अगर वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा डबल हो जाती है तो वो माक 2 हो जाती है। तो माक 1 से लेके माक 4 तक रहता है सुपरसोनिक। इस कैटेगरी को हम बोलते हैं सुपरसोनिक, माक 1 से माक 4। ये है माक 6। माक 6 यानी ये 6 गुना स्पीड से चल सक साउंड की स्पीड से 6 गुना जा सकती है। एंड दैट इज़ व्हाई वी आर सेइंग इट इज़ हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक मिसाइल यानी इतनी तेज़ जो साउंड की स्पीड से भी तेज़ चल रही है, तो वो आप खुद सोच लीजिए 500 किलोमीटर का जो उसका डिस्टेंस होगा, वो कुछ सेकंड्स में कवर कर लेगी, कुछ सेकंड्स में, लेस देन अ मिनट। इसीलिए इनकी जो लीथल नेस होती है, या आप कह लीजिए अटैक कैपेबिलिटी कह लीजिए, या डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? वॉरहेड कैपेसिटी 350 किलोग्राम के वॉरहेड से लेके 1 टन का वॉरहेड ये साथ लेके जा सकती है। डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, यानी ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ठीक है? तो ये मिसाइल आप याद रखिएगा, प्रलय मिसाइल। तो एक तिरंगा नाम की मूवी थी, उसमें भी एक प्रलय मिसाइल थी, जिसके ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप ने फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए थे और उसमें मिसाइल में धुएं के अलावा कुछ नहीं रह गया था। तो अब वो प्रलय मिसाइल फाइनली इंडिया में ऑफिशियली आ गई है और सक्सेसफुली टेस्ट भी की जा चुकी है फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड नियर उड़ीसा। ये बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है, जहाँ पे हम अपने सारे स्ट्रेटेजिक टेस्ट जो हैं वो करते हैं। हर टाइप की मिसाइल्स और वेपन सिस्टम्स हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ठीक है? Simbex 2025. Now, Simbex 2025 is nothing but Singapore India Maritime Bilateral Exercise, short form Simbex, ठीक है? वन ऑफ द बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, 1994 में ये आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हुई थी। उस टाइम इसको एक्सरसाइज लायन किंग का नाम दिया गया था, ठीक है? फिर ओवर द टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई और अब फाइनली इट इज़ नोन एज़ सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल। बायलैटरल मीन्स इसमें सिंगापुर और इंडिया के अलावा और कोई कंट्री नहीं होता। तो इसमें पार्टिसिपेट किया है आईएनएस सतपुरा ने। आईएनएस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन नेवल शिप सतपुरा ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट अप इज एयरबस 295। अब एयरबस C295 इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट? ये अपनी कैटेगरी में बहुत एडवांस एक प्लेन है। हेयर यू कैन सी द फोटोग्राफ, ठीक है? तो कुछ साल पहले इंडिया और एयरबस की एक डील हुई थी, जिस डील में कहा गया था कि इंडिया एयरबस जो है इंडिया को 56 C295 एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, जिसमें क्या इससे पहले हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं थे? हैं। हमारे पास बोइंग के मैन्युफैक्चर किए हुए C-130, C-130J, सुपर हर्क्यूलीज, ये हैं। एंटोनोव हैं, ठीक है? उसके बाद IL-76 है, जो कि एक रशियन एयरक्राफ्ट है, ये यूक्रेन से है। एंटोनोव इज़ अ यूक्रेनियन कंपनी, बोइंग इज़ अ यूएस कंपनी। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि जब एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है, तो वो एयरक्राफ्ट किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है। अगर आपको कैटेगरी याद है, तो हो सकता है बाकी पूछा गया जो क्वेश्चन है, उसका आप आराम से आंसर दे सकें। बट अगर आपको एयरक्राफ्ट आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी एग्ज़ाम में। तो इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट हैं। तो इनमें से ये 2 जो हैं, एंटोनोव और IL-76, ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो इन्हीं को ही अब धीरे-धीरे फेज़ आउट किया जाएगा, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए। तो मिग की तरह, कि हम जब मिग फेज़ आउट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तेजस अभी कंप्लीटली है नहीं, तो हम मिग की तरह वो गलती ना करते हुए अब हम हर चीज़ को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और इसीलिए हमने 56 C295 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस से परचेज़ किए हैं। अब इस डील में क्या था, 16 एयरक्राफ्ट वो हमें फ्लाई अवे कंडीशन में देंगे। अब फ्लाई अवे कंडीशन क्या होती है, कि जैसे कि आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप शोरूम में जाते हो गाड़ी खरीदने, आप गाड़ी देखते हो, उसके फीचर्स देखते हो, टेस्ट ड्राइव लेते हो और उसकी पेमेंट करके गाड़ी घर ले आते हो, ठीक है? एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। एयरक्राफ्ट में आपको ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए
एक-एक साल का टाइम भी लग जाता है, एक-एक साल का टाइम, ठीक है? तो इसीलिए आपको जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आपको डिलीवरीज़ जो हैं 2 या 3 साल बाद ही मिलनी शुरू होती हैं। तो जो हमारी ये न्यूज़ आई है, ये इसीलिए आई है क्योंकि 2nd अगस्त को हमारा जो है लास्ट ऑफ इट्स 16 एयरबस जो हमें फ्लाई-अवे कंडीशन में मिलना था, C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो स्पेन से आ चुका है, 2nd ऑफ अगस्त को, ठीक है? अब बचे कितने? 16 आ गए, बचे 40, ये 40 इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। कौन करेगा? ऑब्वियसली एयरबस करेगी, पर क्या एयरबस अकेले करेगी? नहीं। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम्स मिलके जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये मिलके इस एयरक्राफ्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडियन एयरफोर्स को जो है हैंडओवर कर देंगे। ये पूरी डील जो है ऑलरेडी साइन हो चुकी है, ठीक है? अब ये डील साइन कब हुई थी? सितंबर 2021 में, ठीक है? और डिलीवरी कब आनी शुरू हुई? 2024 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है, ठीक है? चलिए, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि C-295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा इंडिया में कौन-कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। C-130J, C-130 जो कि यूएस की बोइंग कंपनी ने बनाए हैं, IL-76 जो कि रशिया ने बनाए हैं, एंटोनोव जो कि यूक्रेन ने बनाए हैं, ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर। इस डिफेंस के टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। वी विल गेट बैक टू यू विद द बेस्ट पॉसिबल आंसर एंड एज़ सून एज़ पॉसिबल। इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन है लेक्चर सीरीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या आपकी कोई और फर्दर रिक्वायरमेंट है या कुछ भी आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई थॉट, कोई कुछ भी, सो यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी हैप्पी टू कैटर, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।